तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो पूरा का पूरा पशु परिचर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होगा और ध्यान रख लेना, इस वीडियो के अंतर्गत बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा। आपको इस वीडियो के अंतर्गत इतना फास्ट रिवीजन कराया जाएगा कि आप लास्ट टाइम बचा है तो आप एक बार इस क्लास को सुन के चल जाना, उसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के अंतर्गत अपन लक्ष्मण सर की जो ये बुक है 1111% वाली, इसके अंतर्गत से सारे के सारे पशुपालन से रिलेटेड यानी कि पार्ट बी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका फटाफट से फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत केवल और केवल पशुपालन के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत 25 क्वेश्चन तो अपने पार्ट बी के आने वाले हैं। ठीक है, तो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, इस बुक का ये 831वां क्वेश्चन है, जो कि पशुपालन का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन, जंतुओं में जनन की मुख्यतः कितनी विधियां होती है? तो 2 विधियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर व मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? तो नर व मादा युग्मक का संलयन कहलाता है लैंगिक जनन। ठीक है, इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं और जिससे इससे जो बनता है ना उसको युग्मनज कहते हैं। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है तथा इसमें संतान पैतृक जैसी ही होती है उसे कहा जाता है, उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और जिसमें संतान पैतृक जैसी होती है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो 834वां, वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें कहते हैं? तो वर्षण नर युग्मक जो उत्पन्न करते हैं उसको कहा जाता है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु नर युग्मक कहलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग होता है वर्षण। ठीक है, और मादा जनन अंग का पूछे तो आपको देखो, मादा जनन अंग का प्राथमिक जननांग कौन सा होता है? तो अंडा से होता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 837 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 837, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं? तो मादा युग्मक कौन होता है? अंडाणु, और अंडाणु को कौन उत्पन्न करता है? अंडा से। ठीक है, तो ये हो रहा मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं तो अंडाणु कहते हैं। ठीक है, जो मादा युग्मक होता है उसको अंडाणु कहते हैं और कहाँ से उत्पन्न होता है? ये अंडा से उत्पन्न होता है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 838, नर जनन तंत्र में नर पशु का द्वितीयक जनन अंग कौन सा है? तो नर जनन अंग में प्राथमिक जनन तंत्र तो वर्षण होता है और द्वितीयक जनन अंग में आते हैं शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण और शीशन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 839 देखो, शुक्राणु तथा अंडाणु में कोशिका होती है? तो शुक्राणु तथा अंडाणु में कोशिका होती है एकल कोशिका, ध्यान रख लेना, ये एकल कोशिकीय होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 840 देखो, किस पशु का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 841, क्वेश्चन नंबर 841 है, जनन प्रक्रम का पहला चरण कौन सा होता है? तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहलाता है निषेचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 843, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, इस प्रकार के निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसका युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 844 देखो, ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842, कुछ मादाओं की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है जिससे बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, उनके लिए कौन सी विधि सबसे बढ़िया होती है? तो उसके लिए होता है IVF। ठीक है, IVF की फुल फॉर्म याद रख लेना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 847 देखो, अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पूरी बुक को मैं अलग अलग पार्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है, पशु परिचर एग्जाम आज कितनी तारीख हो गई? आज 29 तारीख हो गई। ठीक है, तो 29 और 30 आज में ही आपको इसके सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अपन पशुपालन पार्ट कर रहे हैं, उसके सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 846, क्वेश्चन नंबर 846 क्या कह रहा है? ऐसा निषेचन जिसमें नर व मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है कहलाता है? तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, मादा के शरीर के अंदर संलयन होता है तो उसको आंतरिक निषेचन और बाहर होता है तो बाह्य निषेचन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आंतरिक निषेचन का उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक निषेचन किस किस में होता है? जैसे मनुष्य में होता है, गाय में होता है, कुत्ता में होता है, मुर्गी में होता है आदि। ठीक है, मुर्गी का याद रख लेना, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 848 देखो, बाह्य निषेचन का उदाहरण बताओ? तो बाह्य निषेचन जैसे कि जितने भी जलीय जीव होते हैं ना वो सारे के सारे बाह्य निषेचन करते हैं, जैसे कि मछली हो गई, मेंढक हो गया, स्टारफिश हो गई, जलीय प्राणी, जितने भी जलीय प्राणी होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 849 देखो, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर किस में परिवर्तित होता है? तो युग्मनज के बाद में वो किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 850, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके कहलाता है? तो गर्भ कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी अंगों को पहचाना जा सकता है वो उसकी गर्भ अवस्था कहलाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 851,
मुर्गी में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 852, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो ध्यान रख लेना, मुर्गी का अंडा चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 21 दिन का समय लगता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 853, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं जरायुज कहलाते हैं, यानी कि वे जंतु जो कि सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहा जाता है। और अगला देखो क्वेश्चन नंबर 854, वह जंतु जो अंडे देते हैं वह कहलाते हैं अंडप्रजक, ठीक है। तो अंडप्रजक तो कौन से होते हैं? जो अंडे देते हैं, और जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 855, जरायुज जंतु का उदाहरण बताओ। जैसे कि गाय हो गया, ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, कुत्ता, बिल्ली आदि इसके हो जाएंगे, ठीक है। मनुष्य भी एक जरायुज हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 856, हाइड्रा में मुकुल से नया जीवन विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें यही बनेगा कि मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो किस में पाई जाती है? तो हाइड्रा में पाई जाती है। फिर पूछ लेगा कि हाइड्रा में कौन सी जनन प्रक्रिया पाई जाती है? तो इसमें मुकुलन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 857, अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 858, अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, तो उसको द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि के अंतर्गत दो जीव उत्पन्न होते हैं या दो संतति उत्पन्न होती है? तो द्विखंडन के अंदर उत्पन्न होती है। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 859, देखो भाई साहब, भारत की प्रथम भेड़ की क्लोन नस्ल का क्या नाम रखा गया था? तो भारत की प्रथम भेड़ की क्लोन नस्ल का नाम रखा गया था डोली, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 860, भेड़ की क्लोन नस्ल डोली का जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1996 को। कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 को डोली का जन्म हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 861, नर जनन तंत्र के किस अंग में शुक्राणु का निर्माण होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 862, नर व मादा में द्वितीयक जननांग का मुख्य कारक क्या होता है? तो द्वितीय जननांग का मुख्य कारक होता है शुक्राणु व अंडाणु के परिवहन व परिपक्वन, यानी कुल मिलाकर के प्राथमिक जननांग तो कौन कौन हो गए? वृषण और अंडाशय हो गए। और द्वितीयक जननांग का काम क्या होता है? उनका काम होता है शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उनका परिवहन और परिपक्वन करना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 863, डोली भेड़ की मृत्यु का कारण क्या था? तो डोली भेड़ की मृत्यु का कारण था फेफड़ों का संक्रमण, ठीक है। फेफड़ों का संक्रमण कब मृत्यु हुई थी इनकी? 15 फरवरी 2003, ठीक है। फेफड़ों के संक्रमण के कारण से डोली की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 864, वृषण कोष में वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं ताकि शुक्राणु तक उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों में हो सके? तो 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, यानी कि जो वृषण कोष होता है उसमें अपना जो टेम्परेचर होता है वो अपने शरीर से 5 या 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, जिससे कि शुक्राणु उत्पादन ज़्यादा हो सके, ठीक है। कम टेम्परेचर में शुक्राणु ज़्यादा उत्पादित होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 865, शुक्राणुओं का संग्रहण एवं परिपक्व नर जननांग के किस अंग में होता है? तो ध्यान रख लेना, शुक्राणुओं का कलेक्शन और उनका परिपक्वन कहाँ पर होता है? तो अधिवृषण में होता है। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 866, नर जननांग में कौन सी सहायक ग्रंथि श्लेष्मा का श्रावण करती है जिससे जनन मार्ग चिकना हो जाता है? तो श्लेष्मा का श्रावण कौन सी करती है? काउपर ग्रंथि। और इसी का ऑप्शन में दे सकता है आपको बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है। काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि क्या करती है? श्लेष्मा का श्रावण करती है जिससे मार्ग चिकना हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 867, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 867 है, सिग्माइड फ्लेक्सर किस पशु के पेनिस में अनुपस्थित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्माइड फ्लेक्सर यानी ऐसा आकार का जो अपना पेनिस होता है उसकी अनुपस्थिति किस में होती है? तो अनुपस्थिति होती है घोड़ा, गधा, कुत्ता और मानव, ठीक है। उपस्थिति किस में होती है? आप तो ऐसे याद रख लो कि उपस्थिति होती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी कि जो भी सांड हो गया, जैसे भैंसा हो गया, पाडा हो गया, इसके बाद में अगर जैसे कि मेढा हो गया, इसके बाद में बकरा हो गया, इन सब में ऐसा आकार का उपस्थित होता है जिसको सिग्माइड फ्लेक्सर कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 868 हो गया, कुछ पशुओं में पेनिस में अंग्रेजी के ऐसे आकार की संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सिग्माइड फ्लेक्सर कहा जाता है, ठीक है। ऐसा आकार की आकृति को क्या कहते हैं? सिग्माइड फ्लेक्सर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 869 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 869, सिग्माइड फ्लेक्सर किस पशु के पेनिस में उपस्थित होता है? तो ये होता है देखो सांड में, इसके अलावा बकरे में हो गया, ठीक है। एक पाडा और मेढा दोनों में भी होता है, अरे ऊंट और सुअर में होता है, ठीक है। सिग्माइड फ्लेक्सर इन सब में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 870, नर में मैथुन का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो शीशन होता है, ठीक है। नर में मैथुन अंग कौन सा होता है? शीशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 871, देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी चैनल पर एक पशु परिचर के एग्जाम से पहले 1 तारीख से पहले आपको सभी पार्ट के क्वेश्चन में इस वीडियो फास्टेस्ट रिवीजन के माध्यम से इस चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 871, गाय भैंस भेड़ बकरी में गर्भाशय का आकार अंग्रेजी के किस शब्द के समान होता है? तो ध्यान रख लेना, जितने भी दुधारू पशु होते हैं उनमें गर्भाशय का आकार होता है वाही आकार का। किस आकार का होता है? वाही आकार का। जिसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 872, अंग्रेजी के टी आकार का गर्भाशय किस पशु में पाया जाता है? तो घोड़ी में पाया जाता है। टी आकार का यानी कि कोपरेटी किसने लगवा ली थी? घोड़ी ने लगवा ली थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 873 देखो, कुतिया में अंग्रेजी के किस आकार का गर्भाशय पाया जाता है? तो वी आकार का। ठीक है, कुतिया में किस प्रकार का पाया जाता है? वी आकार का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो गर्भाशय के आकार का क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 874 हो गया, वी व वाई के बीच आकृति का गर्भाशय किस पशु में पाया जाता है? यानी कि मिक्स गर्भाशय किस में पाया जाता है? ऊंटनी के अंतर्गत है। वी और वाई के बीच की आकृति का पाया जाता है ऊंटनी के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 875, गाय व भैंस में अंडाशय का आकार, देखो अब तक तो अपन गर्भाशय का आकार पढ़ रहे थे, अब अंडाशय का आकार आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 875, गाय व भैंस में अंडाशय का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार या बादामानुकार। ठीक है, बादामनुमा या फिर अंडाकार कैसा होता है? गाय और भैंस का अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 876 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 876, अंगूर के गुच्छे नुमा अंडाशय किस पशु में होता है? तो सुअरी, ऊंटनी, मुर्गी, इन सब में कैसा होता है? अंगूर के गुच्छे के जैसा अंडाशय का आकार होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 877 देखो, घोड़ी में अंडाशय का आकार कैसा होता है? तो घोड़ी में किडनी व वर्काकार होता है। ठीक है, गर्भाशय तो कैसा होता है? टी आकार का होता है, और अंडाशय कैसा होता है? किडनी व वर्काकार का होता है, यानी किडनी के आकार का अंडाशय होता है घोड़ी के अंतर्गत। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 878, मादा जनन तंत्र के किस अंग में अंडों का निर्माण होता है? तो अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 879, मादा जनन तंत्र में द्वितीयक अंग कौन कौन से होते हैं? तो जैसे अंडवाहिनी हो गई, गर्भाशय हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स भाग हो गया, ये सभी द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 880 देखो भाई, अंडे का बनना क्या कहलाता है? तो अंडे का बनना अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंड जनन। शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्र जनन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 882, पशुओं में निषेचन अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? तो एम्फुला भाग में होता है। ध्यान रख लेना, सभी पशुओं में एम्फुला भाग में होता है, केवल इनफंडिबुलम किस में होता है? पक्षियों में होता है। ठीक है, तो पक्षियों के अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? इनफंडिबुलम में, और बाकी सभी पशुओं के अंडवाहिनी की किस भाग में होता है? एम्फुला भाग में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 883, मुर्गियों में निषेचन अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? सॉरी, मुर्गियों में, पक्षियों में नहीं, मुर्गियों में। मुर्गी भी पक्षी वर्ग में आती है, तो इनफंडिबुलम में। ठीक है, तो मुर्गियों में किस में होता है? इनफंडिबुलम भाग में होता है, और बाकी सभी पशुओं में एम्फुला भाग में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 884 देखो भाई, मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के किस स्थान पर होती है? तो मानव में एम्फुला भाग में होती है। अपन सभी जानते हैं एम्फुला के संधि स्थल होता है ना, उस पर मानव में निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 885 देखो भाई, गर्भाशय व बच्चेदानी का मुंह क्या कहलाता है? तो उसको भाग को कहते हैं सर्विक्स। ध्यान रख लेना, जो गर्भाशय या बच्चेदानी का जो भाग होता है, जो गेट होता है, उसको सर्विक्स भाग कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 886, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बड़े व जटिल पोषक पदार्थों को खाने के पश्चात छोटे एवं सरल पदार्थों में तोड़ना कहलाता है, उसको पाचन कहते हैं। हम जानते हैं पाचन के अंतर्गत बड़े बड़े खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे खाद्य पदार्थों में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 887, पशुओं में मुख्यतः कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में पाया जाता है, वैसे ही पशुओं में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, कर्तनक, रदनक, चौड़नक, अगर चौड़नक। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 888, रुमंती पशुओं में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? देखो रुमंती पशु कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इनमें पशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। याद रख लेना, दांतों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 889, घोड़ी में कुल कितने दांत होते हैं? तो घोड़ी में 36 दांत होते हैं, और घोड़े के अंतर्गत 40 होते हैं। ध्यान रख लेना, घोड़ी में 36 होते हैं और घोड़े में 40 होते हैं, दोनों को ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 891, पशुओं में मैंडिबुलर लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रख लेना, मैंडिबुलर जो लार ग्रंथि पाई जाती है वो जबड़े के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जबड़े के नीचे पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 892 देखो, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस पशु में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केवल एक ही पशु है जिसके अंतर्गत जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है, वो कौन सी होती है? कुत्तियाँ। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? केवल और केवल कुत्तियाँ में पाई जाती है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 893, गाय व कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो मैंडिबुलर लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, किसकी? गाय और कुत्ते की। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 894, घोड़े व सुअर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि किस में होती है? अब देखो ये दोनों क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि मैंडिबुलर लार ग्रंथि सबसे बड़ी कौन से जीव में पाई जाती है? तो गाय और कुत्ते में पाई जाती है। और पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी किस में पाई जाती है? तो ये घोड़े और सुअर में पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 895 देखो भाई, पशु शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। जैसे मनुष्य में होती है वैसे यकृत किस में होती है? पशुओं में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 896 देखो, शरीर का कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो शरीर का कौन सा अंग? विकृत, यकृत हो जाएगा, यहाँ पे विकृत नहीं होगा। यकृत के माध्यम से पित्तरस का स्राव होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 897, शरीर में पित्ताशय कहाँ पर पाया जाता है? तो यकृत के नीचे पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यकृत के नीचे। क्वेश्चन नंबर 898, पित्ताशय किस पशु में अनुपस्थित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पित्ताशय किस पशु के अंतर्गत पाया ही नहीं जाता, तो वो होता है घोड़ा और ऊंट में। ठीक है, घोड़ा और ऊंट में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 899, शरीर की एकमात्र ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों गुण पाए जाते हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि हम सभी जानते हैं, मनुष्य में भी यही होता है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होती है, तो कौन सी हो जाती है? अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 900, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन या प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 901 में। देखो, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फास्टेस्ट रिवीजन कोई नहीं करा सकता, ध्यान रख लेना। आपको एग्जाम से पहले एक बार ही जरूर वीडियो देख के जाना है, देखना भी नहीं है तो सुन के जरूर जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 901 देखो, शरीर का कौन सा अंग पाचन व श्वसन दोनों के लिए कॉमन अंग होता है? तो ग्रसनी। ध्यान रख लेना, ग्रसनी पाचन और श्वसन दोनों का कॉमन अंग होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 902, रुमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का होता है? तो अपन ने पढ़ा था भाई, रेटिकुलम यानी रेत, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता कहाँ गिर जाता है? रेत में गिर जाता है। तो कौन सा भाग होता है? रेटिकुलम। जो अपना अमाशय होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 903, रुमंती पशुओं में पेट का कौन सा भाग सच्चा अमाशय कहलाता है? एलएस एग्जाम में पूछा हुआ है कि सत्य अमाशय कौन सा होता है? एबोएमजम होता है। कौन सा होता है? एबोएमजम। कौन सा होता है? सत्य अमाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 904, अमाशय का कौन सा भाग ऊंट व लामा पशु में अनुपस्थित होता है? तो ऊंट व लामा आते हैं सूडो रुमंती के अंतर्गत, और सूडो रुमिनेंट्स जो होते हैं उनमें ओमेजम भाग नहीं पाया जाता है। ठीक है, 3 ही अमाशय पाए जाते हैं उनमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 905, आभासी रुमंती पशु कौन सा होता है? तो ऊंट, लामा, वेकुना और एक एल्पाक। ठीक है, ये कौन से होते हैं? सूडो रुमिनेंट्स होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 906। देखो भाई, रुमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा होता है किरणांटी का रोम। ध्यान रख लेना, रूमन जो होता है, रूमन पेट होता है, वो सबसे बड़ा भाग होता है, 80% होता है और ये संग्रहण करने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 907, रुमंती पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग में जल का अवशोषण होता है? तो ये ओमेजम भाग में होता है। तो देखो, अपन ने पढ़ा था भाई, ऊंट और लामा में क्या नहीं होता है? ओमेजम नहीं होता है, क्योंकि उनमें जल का अवशोषण नहीं होता है, जल पानी भरा हो रहता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 908 देखते हैं। रुमंती पशुओं में अमाशय के कौन से भाग में भोजन का पाचन अम्लों तथा एंजाइमों के द्वारा होता है? तो एब ओमेजम। ठीक है, एब ओमेजम में अम्लों और एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। जो अपना मनुष्य होते हैं उनमें भी जो हमारा अमाशय होता है वो एब ओमेजम ही होता है। ठीक है, तो एंजाइमों के द्वारा अपने पाचन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 909 देखो भाई, छोटी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? तो इनके होते हैं डीजेआई। कौन से होते हैं? डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये क्या होते हैं? छोटी आंत के भाग होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 910 देखो, बड़ी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? तो इनके होते हैं कौन कौन से? सिक्कम, कोलन, रेक्टम। सिक्कम, कोलन, रेक्टम क्या होते हैं? बड़ी आंत के भाग होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 911 देखो भाई, छोटी आंत के ड्यूडेनम तथा जेजुनम भाग में कौन सी पाचक ग्रंथि पाई जाती है? तो इनमें बर्नर ग्रंथि पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बर्नर जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन से भाग में पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 912, बड़ी आंत के किस भाग में सेलुलोज का पाचन होता है? तो सिक्कम भाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेलुलोज होती है, जो चारा होता है, उसका पाचन बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है? तो सिक्कम भाग में इसका पाचन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 913 देखो भाई, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है कोलन भाग। कौन सा भाग होता है? कोलन भाग। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 914। बड़ी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 914 देखो, बड़ी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो रेक्टम भाग में। ध्यान रख लेना, जो रेक्टम भाग होता है इसके अंतर्गत पाचन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 915, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो जटिल स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है? तो वो होता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, लार के अंतर्गत केवल 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, जिसमें से टाइलिन तो स्टार्च का पाचन करता है और लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 916, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है? तो वो कौन सा हो जाता है? लाइसोजाइम। ठीक है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 917, मुख गुहा में अर्धपचित भोजन ग्रसनी व ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? तो ग्रसनी और ग्रास नली से होता हुआ अमाशय के अंतर्गत पहुँच जाता है। अमाशय की आकृति कैसी होती है? जे आकार की होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 918, रुमंती पशुओं में अमाशय के किस भाग में भोजन का यांत्रिक पाचन होता है? यांत्रिक पाचन का मतलब होता है कि जिसमें भोजन को पीसा जाता है, तो वो होता है रेटिकुलम। रेटिकुलम के अंतर्गत भोजन को पीसा जाता है और जल का अवशोषण कौन से में होता है? ओबेजम में होता है। और संग्रहण कहाँ पर होता है? रूमन में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 919, अमाशय पाई जाने वाली कौन सी कोशिका जठररस का स्रावण करती है? तो हमेशा ध्यान रख लेना, अमाशय में जठररस का स्रावण होता है और वो कौन सी कोशिकाएं करती है? चीप कोशिकाएं। कौन सी करती है? चीप कोशिकाएं, या फिर जाइमोजन जो कोशिकाएं होती है वो जठररस का स्रावण करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
920 देखो भाई क्वेश्चन नंबर 920, शरीर में वसा व प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो शरीर में वसा और प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से। ध्यान रख लेना, केवल मुख्य गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का पाचन यहाँ से अमाशय से स्टार्ट होता है सबसे पहले। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 921 देखो, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। 922वां क्वेश्चन देखो, वातावरण में उपस्थित गैसों के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रख लेना, बाह्य श्वसन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि अपने शरीर के फेफड़ों तक जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है, मुंह से लेकर के फेफड़ों तक जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 923 देखो, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फेफड़ों में संपन्न होती है। मैंने बता दिया ना भाई, मुख्य गुहा से लेकर के फेफड़ों के बीच में जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है वह बाह्य श्वसन कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 924, ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो ये गैसीय विनिमय कहलाता है। देखो, ऑक्सीजन का तो ब्लड में मिल जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकल जाना, ये होता है गैसों का विनिमय। ठीक है, विनिमय हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 925, श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु स्वेच्छावास अंगों से बाहर वातावरण से निकलती है, तब इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इसको उच्चवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल मिलाकर के गैसों का बाहर निकलना उच्चवास और गैसों का अंदर जाना निश्वसन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 926। देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे फास्टेस्ट रिवीजन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एग्जाम में जाने से पहले आपको हर सब्जेक्ट का जो 6 पार्ट है पशु परिचर्या के एग्जाम के 6 पार्ट का रिवीजन मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा। फिलहाल अपन पशुपालन पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 926, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वसन अंगों से प्रवेश करती है तो इस अवस्था को कहा जाता है, इसको निश्वसन कहा जाता है। ठीक है, अंदर आएगी तो निश्वसन, बाहर जाएगी तो उच्च श्वसन। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 927, श्वसन दर किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो स्पायरोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लो कि 100% है ये क्वेश्चन, एक ना एक शिफ्ट में तो पूछा जाएगा। ठीक है, श्वसन दर किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? स्पायरोमीटर, क्योंकि रेस्पिरेशन तो आर को हटा दो, स्पिरेशन तो स्पायरोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 928 देखो, रक्तदाब किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब रक्तचापी या स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा, यानी कि जो बीपी होता है वो किससे मापा जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 929 देखो, शरीर का तापमान द्वारा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 930 देखो, श्वसन व गैसों का परिवहन किस तंत्र की सहायता से होता है? तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, नाम से पता चल रहा है कि जो ब्लड का परिसंचरण करता है वो क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, और इसके माध्यम से ही श्वसन से गैसों का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। इसके बाद में फेफड़ों व कोशिकाओं के मध्य गैसों का परिवहन किस विधि के द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, फेफड़ों से कोशिकाओं के मध्य जो गैसों का परिवहन होता है वो सरल विसरण विधि के द्वारा होता है। नाम याद रख लेना आप तो, सरल विसरण विधि। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 932, शरीर में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और HB यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाते हैं? HbO2 बनाते हैं, जिसके माध्यम से इसका ऑक्सीजन का परिवहन हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 933 देखो भाई, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, एनॉक्सी श्वसन। ठीक है, एनॉक्सी श्वसन कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 934, एनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एनॉक्सी श्वसन तो कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, और प्रक्रिया कौन सी होती है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। और ऑक्सी श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, उसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 935 देखो भाई, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने ATP के अणु बनते हैं? देखो, यहाँ पे पढ़ लेना, ध्यान रख लेना, ऑक्सी श्वसन जब भी बोल दे तो ग्लूकोज के बनेंगे 38 अणु, और यहाँ पर अगर एनॉक्सी श्वसन बोल दे तो यहाँ पर बनेंगे 2 ATP। ठीक है, ATP के 2 ATP बनेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 936 देखो, ये आ गया। देखो, एनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं केवल। ठीक है, एनॉक्सी श्वसन में तो केवल 2 ATP बनते हैं, ऑक्सी श्वसन में 38 ATP बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 937 देखो, एनॉक्सी श्वसन किस में होता है? तो ये होता है अवायवीय जीवाणु, इष्ट तथा आंतरिक परजीवी जीवों में। कुल मिलाकर के आप याद रख लेना, ये पूछ सकता है कि इष्ट में कौन सा श्वसन होता है? तो इष्ट में एनॉक्सी श्वसन होता है। इसका मतलब इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 938 देखो भाई,
ऑक्सीशोषण किस में होता है, तो जंतुओं और पेड़ पौधों में ऑक्सीशोषण होता है। कुल मिलाकर के जिसमें ऑक्सीजन काम आती है शोषण में, वो तो ऑक्सीशोषण होता है। तो मनुष्य हो गया, जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनमें ऑक्सीशोषण होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 939 देखो, भ्रूणीय अवस्था में श्वसन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, तो जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें फेफड़े तो विकसित होते ही नहीं है, तो उस टाइम पे अपरा जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 940, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा होता है, तो सिरिंक्स होता है। ध्यान रख लेना, सभी जो जितने भी जंतु जानवर होते हैं उनके अंतर्गत जो ध्वनि उत्पादन होती है वो होती है लेरिंग्स से, लेकिन पक्षियों को छोड़ करके, पक्षी में मुर्गी भी आ जाएगी, इसमें सिरिंक्स के माध्यम से होगा। ठीक है, सिरिंक्स के माध्यम से ध्वनि उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 941 देखो, पशुओं में ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है, लेरिंग्स हो गया, लेकिन पक्षियों में पूछ ले तो सिरिंक्स हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 942, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कुपिका होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कुपिका होती है। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 943 देखो भाई, ऐसे लोग जो अपने जीवन की निर्वाह हेतु या भरण पोषण करने हेतु घूम फिरकर पशुओं का चारण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चरवाहे कहलाते हैं। कुल मिलाकर के पशु को चराने वाले चरवाहे हो गए। क्वेश्चन नंबर 944, मलधारी घुमंतु चरवाहे जाति कहाँ निवास करती है, तो ध्यान रख लेना, मलधारी कहाँ पर रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। भाई मलधारी कहाँ पर रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 945, महाराष्ट्र में चरवाहों की कौन सी जाति पाई जाती है, तो धंगर या धनगड़े। ठीक है, धंगर या धनगड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में चरवाहों की प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 946 देखो, गोल्ला कुरुमा कुरुबा समुदाय किस चरवाहा जाति कहाँ पर पाई जाती है, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कुल मिलाकर के साउथ इंडिया में जाने पर अपन कुरकुरे खाते हैं, क्या खाते हैं, गोल गोल कुरकुरे खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपना खाना तो मिलता ही नहीं है, तो गोल गोल कुरकुरे खाते हैं वहाँ पर जाकर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 947, गुज्जर बकरवाल घुमंतु समुदाय की चरवाही जाति किस कहाँ पर निवास करती है, तो गुज्जर बकरवाल कहाँ पर निवास करते हैं, जम्मू कश्मीर में। जब अपन जम्मू कश्मीर जा रहे थे तो वहाँ से गुजर रहे थे तो बकरा दिखा था, वहाँ से गुजरते हुए बकरा दिखा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 948 देखो भाई, गद्दी घुमंतु समुदाय की चरवाहा जाति कहाँ पर पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऊंची ऊंची गड्डी लेकर जाएंगे अपन हिमाचल प्रदेश में, ऊंची पहाड़ियों में क्या लेके जाते हैं, गड्डी लेके जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 949, भोटिया शेरपा किन्नौरी समुदाय की चरवाहा जाति किस राज्य में निवास करती है, तो ध्यान रख लेना, उत्तराखंड। जब अपन खंडों से उतरे तो वहाँ पर किनारे पर क्या देखा, भूतिया शेर देखा था। क्या देखा था, भूतिया शेर देखा था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 950 देखो भाई, अरुणाचल प्रदेश में घुमंतु चरवाहा की कौन सी जाति निवास करती है, मोनपा। ठीक है, मोनपा। अरुणा ने क्या कहा अपने पति से कि आप मौन रहो, अरुणा ने अपने पति से कहा कि आप मौन रहो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 951 देखो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी चैनल पर पूरा का पूरा जो पशु परिसर का सिलेबस है वो रिवीजन कराया जाएगा इस बुक का। ठीक है, जितने भी 1111 क्वेश्चन है अलग अलग पार्ट में कराऊंगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 951 देखो भाई, बंजारा समुदाय की घुमंतु चरवाहा जाति कहाँ पर निवास करती है, तो बंजारा जाति होती है उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी में कौन सी होती है, बंजारा होता है, और कुछ कुछ राजस्थान में भी होती है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि बंजारा समुदाय कहाँ पर निवास करता है, यूपी, एमपी और राजस्थान में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 952, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी चरवाहा जाति पाई जाती है, रायका या रेबारी। ठीक है, आर 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 याद रख लेना, रायका रेबारी राजस्थान, रायका रेबारी राजस्थान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 953 देखो भाई, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के लोग मुख्यतः किन पशुओं को बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर वाले देखो गुज्जर बकरवाल, गुज्जर बकरवाल से पता चल रहा है कि बकरवाल से बकरी और गुज्जर से हो जाएगा भेड़ बकरी। ठीक है, भेड़ बकरी क्या रखते हैं अपन, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय रहता है वो भेड़ बकरी का पालन करता है। वैसे भी याद रख लेना, जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में छोटे छोटे जीव रहते हैं, बड़े नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 954 देखो भाई, पहाड़ी क्षेत्रों के निचले हिस्से में स्थित शुष्क या सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है, तो जो नीचे का इलाका होता है ना उसको कहते हैं भाबर, और जो ऊपर का इलाका होता है उसको कहते हैं बुग्याल। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल। तो ऊंचे भागों को बुग्याल और निचले भागों को भाबर कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर, पहाड़ी इलाकों में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 956 देखो भाई, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में किस स्थान पर आते हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं के जो चरवाहे होते हैं वो सर्दियों के अंतर्गत कहाँ पर आते हैं, सूखे जंगलों में आते हैं, यानी कि नीचे आ जाते हैं, भाबर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 957 देखो भाई, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ को पशुओं के लिए भोज्य सामग्री होती है, उसको ठूंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, ठूंठ कहते हैं।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 958। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 958, मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोकण और तटीय इलाकों छोड़कर सूखे पठारों की तरफ क्यों लौट जाते हैं? तो ध्यान रख लेना, जो धंगर समुदाय रहता है वो धंगर समुदाय कहाँ पर रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। और जब बारिश होती है तब तो ये वहीं पर रहते हैं, और बारिश से जैसे मतलब दूसरी सर्दियाँ आती है ये कोकण की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ध्यान रख लेना, बारिश जैसे होती है तो ये फिर बारिश को सहन नहीं कर पाती है भेड़ें, तो ये कहाँ पर चल जाते हैं? कोकण और तटीय इलाके छोड़ करके पठारों की तरफ चल जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 959। देखो, राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय रहता है? तो राय का रहता है। क्वेश्चन नंबर 960, रायका या रेबारी घुमंतु चरवाही जातियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है, वो भी कहाँ पर? अपने पश्चिमी राजस्थान के इलाके में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 961। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 961, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय के लोग अप्रैल माह में पूरी गर्मियाँ कहाँ बिताते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो चरवाहे होते हैं अप्रैल यानी कि गर्मियों में कहाँ पर आ जाते हैं? लाहौल और स्पीति में आ जाते हैं। ठीक है, लाहौल और स्पीति में आते हैं, यानी कि पीते हैं और माहौल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीते हैं और माहौल बनाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 962। देखो भाई, बंजारा समुदाय के लोग भारत के किस राज्यों में निवास करते हैं? तो अपन ने बताया था यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान भी हो जाता है। मेन तो यूपी एमपी याद रख लेना बंजारा समुदाय के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 963, 20वीं सदी की शुरुआत में किस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी? तो धंगर समुदाय। ठीक है, धंगर समुदाय की जो आबादी कितनी है? 4,67,000 थी 20वीं सदी के स्टार्टिंग में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 964, धंगर समुदाय के गडरिये बरसात के दिनों में कहाँ पर रहते हैं? तो महाराष्ट्र के मध्य पठारों में। ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र के मध्य पठारों में तो ये बरसात के दिनों में रहते हैं, और जैसे सर्दियों के दिन आते हैं तो ये कहाँ पर चले जाते हैं? कोंकण तट पर चले जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 965, महाराष्ट्र के मध्य पठारों में किस प्रकार का चारागाह होता है? तो वहाँ पर अर्धशुष्क कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 966। देखो भाई, धंगर समुदाय के लोग मुख्यतः कौन सी फसल उगाते हैं? तो बाजरा उगाते हैं। धंगर समुदाय के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? बाजरा उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 967, धंगर समुदाय के लोगों का किस प्रकार के किसान दिल खोल करके स्वागत करते हैं? तो कोंकणी किसान। जब धंगर समुदाय सर्दियों में कहाँ पर जाता है? कोंकण तट पर जाता है, तो वहाँ पर कोंकणी किसान उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 968। देखो भाई, धंगर समुदाय के घुमंतु चरवाहे के लोग जब चारागाह की तलाश में चल पड़ते थे तब कोंकणी किसान धंगरों को किस प्रकार की फसल देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे? क्योंकि वहाँ इस तरह की अनाज बहुत कम होती है, चावल। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में तो धंगर समुदाय के लोग बाजरा उगाते थे, लेकिन चावल करने के लिए कहाँ पर जाते थे? ये कोंकण तट पर जाते थे, और वापस आते टाइम पे चावल लेके आते थे अपने साथ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 969। देखो भाई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोला समुदाय के लोग किस प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं? तो गैसे गोला, गैसे गाय भैंस, गैसे गोला, गैसे गाय भैंस। इसके बाद में याद रखते हैं क्वेश्चन नंबर 970। देखो भाई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुरुमा और कुरबा समुदाय के लोग किस प्रकार की पशुओं का पालन करते हैं? तो ये भेड़ बकरियों का। तो गोला, कुरुमा, कुरबा ये अपने साउथ में पाए जाते हैं समुदाय, और गोला तो गाय भैंस पालता है, और कुरमा और कुरबा यानी कुरकुरे क्या पालते हैं? भेड़ बकरी पालते हैं। यानी कुरकुरे कौन खाती है? भेड़ बकरियां खाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 971। देखो, किस समुदाय के लोग नए चारागाहों की तलाश में बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गाँव वालों की खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते हैं? वो हो जाते हैं बंजारे समुदाय। ठीक है, बंजारे समुदाय लंबे लंबे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और बीच बीच में फिर वो जैसे खेत जोत ले लेते हैं, जानवर बेच लेते हैं, तो बंजारी समुदाय होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 972। देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पूरा का पूरा रिवीजन इसी चैनल पर मिल सकता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 972। देखो, राजस्थान में रबी की फसलों की कटाई किस माह में की जाती है? तो की जाती है मार्च माह में। ठीक है, रबी की फसलें कब काटते हैं? होली पर काटते हैं, मार्च माह में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 973। देखो, राजस्थान में खरीफ की फसलों की किस माह में कटाई होती है? तो सर्दियों में, सितंबर अक्टूबर में अपन क्या करते हैं? दिवाली पर जो खरीफ की फसल होती है उसकी कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 974। देखो भाई, राजस्थान में कौन सी घुमंतु चरवाहा जाति नए चरवाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही अपने निवास स्थान पर आते थे? तो वो कौन से हो जाएंगे? रायका जाति। रायका जाति निकल जाती थी और फिर बरसात के दिनों में अपने निवास पर वापस आती थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 975। देखो, औपनिवेशिक शासन के दौरान चारागाहों की जिंदगी में क्या बदलाव हुए थे? तो अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ था कि उनके चारागाह सिमट गए थे और लगान वसूलना स्टार्ट हो गया था। कुल मिलाकर के अंग्रेजों के टाइम पे क्या हो गया था कि जितने भी चारागाह भूमि होती थी ना, उनको समाप्त कर दिया गया था, उनकी जगह खेती की जाने लगी थी और उनसे टैक्स वसूलने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 977। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो 1871 में पारित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि जो अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? 1871 में पारित हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 978। देखो, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत किस प्रकार के समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रखा था? तो देखो, जो ये अपराधी जनजाति अधिनियम आया था इसके अंतर्गत चरवाहा तो शामिल थे ही, साथ में व्यापारियों और दस्तकारों को भी शामिल किया गया था। इन सभी को अपराधी जनजाति घोषित कर दी गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 979। देखो
देखो भाई, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों को किस प्रकार के अपराधी घोषित कर दिए थे? तो इनको कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था कि ये तो पैदाइशी जन्मजात ही अपराधी है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 980, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज सरकार ने किस पर टैक्स वसूलने का ऐलान किया था? तो ये किया था जमीन पर, ध्यान रख लेना। जो भी चारागाह भूमि थी उनको खेतों में बदला गया, नहरों का पानी था उसको भी खेतों में बदल दिया गया, नमक, मवेशी, मतलब कुल मिलाकर के नहरों के पानी पर भी टैक्स लेते थे, नमक पर भी टैक्स लेते थे, जानवरों पर भी टैक्स लेते थे और जमीन पर भी टैक्स लेते थे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 981 देखो भाई, देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में किस सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था? तो ध्यान रख लेना, औपनिवेशिक काल तक 19वीं सदी के मध्य का, तो 19वीं सदी के मध्य से टैक्स वसूलना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 982 देखो भाई, किस दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा गया था? तो 1850 से 1880 तक क्या हुआ था? टैक्स वसूली की गई थी और बोली लगा करके टैक्स वसूली की जाती थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 983 देखो भाई, किस दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही वसूलना शुरू कर दिया था? तो 1880। देखो 1850 से लेकर के 1880 तक तो बोली लगा करके ठेकेदारों के द्वारा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन बाद में फिर सरकार ने अपने खुद के कारिंदों के माध्यम से ही 1880 में जाकर के टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 984, किस चारागाह में दाखिल होने के लिए चारागाहों को क्या दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था? तो पास दिखाकर, कुल मिलाकर के उनका पास बना दिया गया था, उस पास को दिखाओ और अपना टैक्स अदा कर दो। क्वेश्चन नंबर 985 देखो, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी किस देश में निवास करती है? तो अफ्रीका में रहती है। ध्यान रख लेना, दुनिया की 50% से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? चरवाहों की अफ्रीका में निवास करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 986 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 986, मध्य एशिया में कौन सी चरवाहा जाति निवास करती है? तो ध्यान रख लेना, मध्य एशिया में कौन सी होती है? मंगोल, कजाक और किर्गिज, यानी मजाक मजाक में खीर गिरा दी, मजाक मजाक में क्या करा दी थी? खीर गिरा दी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 987, दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन सी चरवाहा जाति निवास करती है? तो बंधु बंधुइन, ध्यान रख लेना, बंधु बंधुइन उठ उठ करके भाग गए थे दक्षिण पश्चिम एशिया में। क्वेश्चन नंबर 988, पूर्वी अफ्रीका में कौन सी चरवाही जाति निवास करती है? तो दीपू, दीपू किसको कहता है? इमरान को कहता है। क्या कहता है कि बहन बहन बेबस होकर के, यानी मौसी ने, मौसी बहन बेबस होकर के सामने बोलती है तर्क से, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 989, टुंड्रा प्रदेश में कौन सी चरवाहा जाति निवास करती है? तो ठंडे ठंडे प्रदेशों में करीना रहती है। तो करीना से कौन कौन सा आ जाएगा कि ऐसे सम्मोहन करती है कि लड़के फैन हो गए, लड़के फैन हो गए, ऐसे सम्मोहन करती है। कौन करती है? करीना करती है, यानी कगरीना करती है, कगरीना। ठीक है, कनाडा, ग्रीनलैंड और ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 990। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 990 तक पहुंच चुके हैं, लगभग ये समाप्त होने वाला है, तो पूरी क्लास जरूर आप देख के जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 990 देखो भाई, रेंडियर मस्क बेल अफ्रीकी देशों के किस समुदाय के लोगों का मुख्य पशु है? तो रेंडियर और मस्क बेल, यानी कि जो मास्क कौन लगाती थी? करीना लगाती थी। तो वहां पर कौन सा समुदाय हो जाएगा भाई? ऐसे सम्मोहन करती है, फैन करती है लड़कों को। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 991 देखो भाई, हिंदुस्तान की तरह किस देश के चरवाहों की जिंदगी में औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में बदलाव आए थे? तो अफ्रीका देश, यानी कि जैसे कि अंग्रेजों ने अपने को परेशान किया था ना, वैसे अफ्रीका देश के चरवाहों को भी परेशान किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 992, मासाई चरवाही जाति किस अफ्रीकी देश में निवास करती है? तो मासी को क्या किया था? किन किन लोगों ने तंग किया था? केन्या और तंजानिया में मासाई चरवाही जाति पाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 993 देखो भाई, मुर्स चरवाही जाति किस अफ्रीका देश में निवास करती है? तो मुर्स चरवाही जाति करती है मोरिटानिया। कहाँ पर करती है? मोरिटानिया, म से मुर्स, म से मोरिटानिया। ठीक है, इसे याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 994 देखो, युगांडा में कौन सी चरवाही जाति निवास करती है? तुर्काना। कौन सी रहती है? तुर्काना। कहाँ पर रहती है? युगांडा में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 995, ताउरेक चरवाही जाति किस अफ्रीका देश में निवास करती है? तो माली में। ताऊ कहाँ पर रहता है? माली में। ताऊ कहाँ पर रहता है? माली में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 996 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 996, वेदा बेफुलानी चरवाही जाति किस अफ्रीका देश में निवास करती है? तो नाइजर में। कौन से देश में? नाइजर में। नाइजर में कौन सी रहती है? बेफुलानी। कौन सी रहती है? बेफुलानी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 997, तस्वाना चरवाही जाति किस अफ्रीकी देश में निवास करती है? तो नामीबिया और बोत्सवाना। नामीबिया और बोत्सवाना में तस्वाना जाति निवास करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 998, बेजा चरवाही जाति किस अफ्रीकी देश में निवास करती है? तो सूडान और मिस्र में कौन सी रहती है? बेजा। ठीक है, बेजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 999, सोमालिया देश में कौन सी चरवाही जाति निवास करती है? तो सोमाली। सोमाली से पता चल रहा है कि सोमाली देश में रहने वाली जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 1000, जुलू व नामा जाति कौन सी देश में निवास करती है? तो दक्षिणी अफ्रीका में। जुलू और नामा
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1001, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस अफ्रीका देश में है? तो ये तंजानिया में रहता है। कहाँ पर? सेरेंगेटी पार्क। यानी कि मसाई लैंड जब का विभाजन हुआ था तो उसके दो पार्क बने थे, एक तो सांब्रू पार्क और एक सेरेंगेटी पार्क। तो सेरेंगेटी पार्क तंजानिया में था और सांब्रू पार्क केन्या में था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1002, मासाई मारा व सांब्रू नेशनल पार्क किस अफ्रीकी देश में? केन्या में। ध्यान रख लेना, मासाई मारू या सांब्रू पार्क कहाँ पर है? केन्या में। और सेरेंगेटी पार्क कहाँ पर है? तंजानिया में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1003, देखो भाई, जंतुओं और वनस्पतियों की वैसी असंवर्धित प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक वास स्थानों में पाई जाती है वह कहलाते हैं वन्य जीव। क्या कहलाते हैं? वन्य जीव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1004, देखो भाई, वन्य जीवों की सामान्य तथा संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना तथा उन्हें लुप्त होने से बचाना कहलाता है वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1005, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1005 है, भारत में विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो 8% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1006, ऐसी जंतु जो पेड़ पौधों को से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो जंतु कहलाते हैं शाकाहारी, और जो मांस मच्छियाँ मतलब प्राथमिक जीवों को खाते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1008, जो मतलब कि पेड़ पौधे भी खाते हैं जीव जंतुओं को भी खाते हैं, सर्वाहारी जंतु। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1009, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1009 क्या कहता है? ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं उन कहलाते हैं उभयचर। ठीक है, मेंढक हो गया, ये सभी क्या होते हैं? उभयचर कहलाते हैं, ये पानी और स्थल दोनों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010, नभचर प्राणियों का उदाहरण कौन सा होता है? कौवा। कौवा क्या होता है? नभचर प्राणी होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1011, उभयचर प्राणियों का उदाहरण जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, ये पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1011 से आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से पशुपालन का रिवीजन के बाद में अपन साइंस का रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1012, देखो, जलीय जैव विविधता मुख्यतः किस पालन पर निर्भर करती है? तो मछली पालन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मछली पालन पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1013, किस दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी? तो 1960 से 1970 के बीच में ये सबसे ज़्यादा मांग की गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1014, देखो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1015, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 1016, वन्य जीव संरचना में कौन सा पशु एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है? तो वो जाएगा बाघ। बाघ यानी कि महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1017, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में। जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था उसी टाइम पे इसको राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया था। अब आप मुझे बताओ कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 1018, देखो, गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसको 2009 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1019, भारत और नेपाल विश्व के कितने तिहाई भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं? तो भारत और नेपाल में मिलाकर के पूरे वर्ल्ड का 2/3 यानी कि 66% बाघ अपने भारत और नेपाल में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1020, देखो, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1021, देखो, राष्ट्रीय बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1973 से राष्ट्रीय बाघ परियोजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1022, एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 1023, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 1024, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सबको पता होगा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है। क्वेश्चन नंबर 1025, सरिस्का को वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था? 1955 में सरिस्का को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। देखो, से 2 बार आ रहा है तो 5 भी 2 बार आ रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1026, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। कहाँ पर है? असम में। क्वेश्चन नंबर 1027, वन्यजीव अधिनियम किस दशक के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों और भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित किया गया है? तो 1980 से 86 के तहत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1028, देखो भाई, देश में किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो आरक्षित वन, जो रिजर्व वन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1029, देखो, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है? तो रक्षित कितना हो जाएगा? 1/3 क्षेत्र। ध्यान रख लेना, 1/3 तो कौन से होते हैं? रक्षित होते हैं, और 2/3 के लगभग कौन से होते हैं? आरक्षित होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1030, क्वेश्चन नंबर 1030 है, वन और बंजर
भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों को स्वामित्व में होती है वन कहे जाते हैं अवर्गीकृत वन। ध्यान रख लेना, जो किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है वो अनक्लासिफाइड कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1031 देखो, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 75%। यानी कि पूरे भारत में जितने भी वन क्षेत्र है ना उसका 75% तो केवल मध्य प्रदेश में ही है। ध्यान रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1032 देखो भाई, सरिस्का वन्य जीव को बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 1978 में। ध्यान रख लेना, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य तो कब घोषित किया गया था? 1955 में। और बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? 78 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1033, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है? तो ये कदम्ब और महुआ के पेड़ों की कौन सी प्रजाति? संथाल और मुंडा प्रजाति। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1034, भारत में औपचारिक रूप से संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1998 से संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1035। देखो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1035, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था? 26 जनवरी 1963। याद रख लेना, डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1036, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा तो आपको। क्वेश्चन नंबर 1037 देखते हैं, राजस्थान में वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1951 में। ये डेट याद रख लेना, 100% आएगी कि पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1951 को। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1038, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? 3 नेशनल पार्क, एक तो केवलादेव हो जाएगा, एक रणथंभौर हो जाएगा, एक मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1039 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1039, भारत में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो 55 बाघ परियोजनाएं टोटल भारत में के अंतर्गत। और भारत में कितने नेशनल पार्क है? तो 106 नेशनल पार्क है। तो 55 तो टाइगर प्रोजेक्ट है और 106 नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 1041, राजस्थान में कुल कितने रामसर साइट है? तो केवल और केवल 2। राजस्थान में केवल और केवल 2 रामसर साइट है। कौन कौन सी? केवलादेव और सांबर झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1042, पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाती है। तो इकोलॉजी के अंतर्गत अपन जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1043, परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो रिटर ने दिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1044, राजस्थान में नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है? तो धौलपुर करौली बाघ परियोजना राजस्थान की सबसे नवीनतम है, लेकिन वर्तमान में कुंभलगढ़ हो गई है। ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ ऑप्शन में हो तो कुंभलगढ़ कर देना। क्वेश्चन नंबर 1045, रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना कहाँ पर है? तो बूंदी में है। क्वेश्चन नंबर 1046, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की विभिन्नता, विषमता एवं परिस्थिति की जटिलता कहलाती है जैव विविधता कहलाती है। कुल मिलाकर के पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सभी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1047, जैव विविधता सर्वप्रथम किसने दिया था? रोजेन ने दिया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तो किसने दिया था? रिटर ने दिया था। और जैव विविधता किसने दिया था? रोजेन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 1048, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था? 2010 को। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1049, 22 मई 2024 को जैव विविधता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? देखो, जितने भी दिवस होते हैं ना उनकी थीम जरूर याद रख लिया करो। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। क्या बने? योजना का हिस्सा बने, यानी कि कोई भी योजना चलाई जाती है तो उसमें अपना पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन नंबर 1050, पृथ्वी पर विलुप्त हो रही संकटग्रस्त प्रजातियों को डाटा किस सूची में रखा जाता है? तो रेड डाटा पुस्तक सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 1051, भारत में बाघ परियोजना किसके प्रयासों से प्रारंभ की गई थी? कैलाश साकला। ठीक है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश साकला को कहा जाता है। और बाघ परियोजना इनके प्रयासों से चालू भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1052, पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार गाय के दूध में कितनी प्रतिशत वसा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, गाय का जो दूध होता है ना उसमें वसा कितनी होती है? 3.60 से 4.14%। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में तो 3.60 है और 11वीं के एग्रीकल्चर में 4.14% है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1053, पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार किस पशु के दूध में वसा, ठोस पदार्थ व कुल एसएनएफ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ध्यान रख लेना, आप तो इतना याद रख लेना कि वसा पूछ ले, आपको प्रोटीन पूछ ले, या कोई सा भी पदार्थ पूछ ले, आपको ध्यान रख लेना केवल और केवल लेक्टम को छोड़ करके सबसे ज़्यादा किसमें होती है? भेड़ के दूध में होती है। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा खनिज लवण होता है। सब मात्रा भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा होती है लेक्टस को छोड़ करके। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1054, किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो मांस में। ध्यान रख लेना, जो भी दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? मांस में होता है। 21% मांस में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1055 देखते हैं,
पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार जिस पशु उत्पाद में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है वो होता है अंडा। अंडे में सर्वाधिक वसा होती है 12%, ठीक है। अंडे में 12% तो वसा होती है, 13% प्रोटीन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1056 देखो, पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार मांस में कितनी प्रतिशत वसा होती है? तो मांस में मात्र 3.60% होती है। मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है 21%। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1057, पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार गाय के दूध में कितनी प्रतिशत शक्कर होती है? लैक्टोज कितनी होती है? तो 4.5%। ध्यान रख लेना, गाय के दूध में कितनी लैक्टोज होती है? 4.5% होती है। और सबसे कम किस में होती है? भेड़ में होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1058। देखो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे के पूरे 1111 क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1058 देखो, पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार मछली में कितने प्रतिशत खनिज होता है? तो खनिज 1.30% होता है। ध्यान रख लेना, खनिज की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? मछली में होती है। ध्यान रख लेना, मिनरल्स मछली सबसे ज़्यादा होती है और 1.30% होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1059, किस पशु उत्पाद में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दूध में 87% क्या होता है? दूध होता है, ठीक है। तो दूध में सबसे ज़्यादा पानी होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1060, किस पशु उत्पाद में लैक्टोज नहीं पाई जाती है? तो ध्यान रख लेना, अंडा, मांस और मछली, इनमें लैक्टोज नहीं पाई जाती, शुगर नहीं पाई जाती, केवल दूध में शुगर होती है, बाकी किसी में भी शुगर नहीं होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1061, दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ध्यान रख लेना, दूध में विटामिन बी और विटामिन ई, विटामिन बी और डी और ई, ठीक है। बी डी किस में होती है? दूध में होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1062, पशु चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है? तो रिनेट्स वेजिटियस नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1063, चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन है? हिप्पोक्रेटस, ये भी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1064 है, पशु के शरीर की वह स्थिति जिसमें शारीरिक, कार्य, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, रोग गलत है। ये तो सबको पता है, रोग की परिभाषा है। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1065, ऊंट में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? यानी कि ऊंट की नाड़ी दर कितनी होती है? 28 से 32। कितनी होती है? 28 से 32, ऊंट से 28 से 32। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1066, गाय में नाड़ी प्रति दर कितनी होती है? नाड़ी दर कितनी होती है? 40 से 50। गाय में होती है 40 से 50। इसके बाद में मुर्गी में नाड़ी दर कितनी होती है? 200 से 400। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुर्गी में नाड़ी दर कितनी होती है? 200 से 400। ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़े, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1068 देखो, क्वेश्चन नंबर 1068, गलघोटू रोग का कारक क्या होता है? तो गलघोटू रोग को कहा जाता है हुक्कम सिंह। एच रोग का जो होता है पासुरेला मल्टोसिडा, ठीक है। जैसे पशुओं का रेला देखा, हुक्कम सिंह को गुस्सा आ गया, उन्होंने गला घोट दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1069, ब्रुसेल्ला एबोटस किस रोग का कारक होता है? तो ब्रुसोलिस, का नाम से पता चला है ब्रुसोलिस का क्या होता है? ब्रुसेल्ला एबोटस इसका रोग कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 1070, धनुष टंकार व लोकजा किस रोग का अन्य नाम है? टिटनिस। टिटनिस रोग को धनुष टंकार रोग या लोकजा यानी कि जबड़ा लोक हो जाता है, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1071, प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आना किस रोग का विशेष लक्षण होता है? एंथ्रेक्स। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने हर छिद्र से ब्लड आने लग जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1072 देखते हैं, किस बीमारी में पशु के पिछले पैरों में सूजन आ जाती है? यानी कुल मिलाकर के फड़ सूजन होती है लंगड़े बुखार में, बीक्यू में। जब ब्लैक वाटर पी लेता है तो इधर उधर गिर जाता है, उसकी फड़ सूज जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1073, किस बीमारी में पशु के गले में भारी सूजन आ जाती है जिसमें श्वसन की क्रिया के दौरान गुरु गुरु की ध्वनि सुनाई देती है? गलघोटू। गलघोटू रोग में क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है जिसके घर्र घर्र आवाज आती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1074 देखो, किस बीमारी में पशु के पेट में आफरा व पाचन तंत्र में जहर फैल जाता है? आफरा की बीमारी कौन सी होती है? फड़किया। फड़किया क्या होती है? एंटेरोटॉक्सिमिया, ठीक है। एंट्रिक एसिड फड़ाकेदार थी। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1075 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1075, मादा पशु में ब्याने के बाद मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? थनेला। ध्यान रख लेना, ब्याने के बाद में कौन सी बीमारी हो जाती है? थनेला, यानी दूध में संक्रमण हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1076, कौन सी बीमारी में गर्भित पशु में अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात हो जाता है? तो ब्रुसोलिस। ब्रुसली क्या करता है? मार मार के गर्भपात करवा देता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1077 देखो भाई, पशु में कौन सी बीमारी होने पर पशु एक जगह स्थिर रहता है अर्थात लकड़ी के घोड़े जैसी स्थिति आ जाती है? टिटनेस। टिटनेस में क्या हो जाता है? लोक हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, धनुष टंकार तभी तो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1078, लंपी स्किन रोग का अन्य नाम क्या है? गांठदार रोग। गांठें हो गई थी लंपी में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1079, लंपी स्किन रोग का कारक क्या है? तो कैप्रोपॉक्सी वायरस। कौन सा होता है? कैप्रोपॉक्सी, ठीक है। लंपी का वायरस पूछ सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंपी का वायरस कौन सा था? कैप्रोपॉक्सी। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 1080 देखो भाई, लंपी स्किन रोग विश्व में सर्वोत्तम कहाँ देखा गया है? तो ये जाम्बिया में। कहाँ पर? जाम्बिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा लंपी रोग देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 1081, लंपी स्किन रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसमें गोट पॉक्स वैक्सीन। गोट पॉक्स वैक्सीन क्या लगाया जाता है? गोट यानी बकरी का जो टीका था उसी को लंपी में लगा दिया गया था क्योंकि बना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1082, पशु माता मेले में गया था तब पोकली बजा करके किस बीमारी का अन्य नाम है? यह रिंडर पेस्ट का, ठीक है। रुद्र प्रताप क्या होता है? रुद्र प्रताप पशु माता के मेले में जाता है और वहाँ पर पोकनी बजा करके ऐलान कर देता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1083,
रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग बीमारी का कारक कौन सा होता है? तो पैरामिक्सो यानी पराइयों से मिक्स हो गया था। जो रुद्र प्रताप था पशु माता के मेले में जाता है, वहाँ पर पोखनी बजाता है और पराइयों में मिक्स हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1084 देखो भाई, रेबीज बीमारी का कारक क्या होता है? रेबीज बीमारी का होता है रेब्डो वायरस। कौन सा होता है? रेब्डो वायरस, नाम से पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1085, खुरपका मुंहपका बीमारी कौन सी होती है? विषाणु जनित वायरस से। क्या होता है? R²F रफ पेपर में वायरस है, रफ पेपर में वायरस है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1086, पशु के मुंह तथा पैरों में छाले होना किस बीमारी का मुख्य लक्षण होता है? पहले खुर पका फिर मुंह पका। खुर पका पहले खुर में छाले होते हैं, फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1087, पशुओं में एफएमडी बीमारी का टीका लगाया जाता है वर्ष में 2 बार। ध्यान रख लेना, केवल एकमात्र इस बीमारी है जिसका टीका साल में 2 बार लगता है, नहीं तो सभी का एक बार ही लगता है, वो भी जून के महीने में लगता है। तो एफएमडी का टीका साल में 2 बार लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1088, देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगभग अपन लास्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ चुके हैं, 11 से 11 क्वेश्चन टोटल है। क्वेश्चन नंबर 1088 देखो, दूध बुखार रोग किस कमी से पशुओं में होता है? यानी कि जो मिल्क फीवर होता है, मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है, मिल्क दूध में क्या होता है? कैल्शियम ही होता है। अगर आप कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपको मिल्क फीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1089, किस बीमारी में पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है? ध्यान रख लेना, मिल्क फीवर एकमात्र ऐसा फीवर होता है जिसमें टेम्परेचर डाउन होता है। हम सब जब जानते हैं कि बुखार होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन मिल्क फीवर में टेम्परेचर घटता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1090, आहार में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी के कारण पशुओं में कौन सी बीमारी होती है? कीटोसिस। कौन सी होती है? कीटोसिस। इसके बाद में आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 1091, एनाप्लोजमेसिस किस प्रकार की बीमारी होती है? तो ये रक्त परजीवी होती है। कौन सी होती है? रक्त परजीवी होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1092, किस बीमारी में पशु के पेशाब का रंग भूरा कॉफी जैसा होता है? तो वो कौन सा था? बबेसियोसिस। ठीक है, बबेसियोसिस में क्या होता है? जो पशु का पेशाब होता है उसका रंग भूरा कॉफी जैसा हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1093 देखो भाई, ट्रिप्सोनोमाइसिस किस बीमारी का उपनाम होता है? तो आप सबको पता है कि भाई सर्रा रोग जो होता है ऊंट में होता है, और इसका बीमारी का उपनाम क्या होता है? ट्रिपेनोसोमाइसिस। कौन सा होता है? ट्रिपेनोसोमाइसिस। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1094, सर्रा बीमारी का भाग कौन सा होता है? तो टेबनेस मक्खी। ठीक है, टेबलेट में क्या होता है? सर्र चलता है। टेबलेट में क्या चलता है? सर्र चलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1095, ऊँटों में मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? तो सर्रा होती है। ऊँटों में कौन सी होती है? सर्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 1096, रानीखेत बीमारी मुख्यतः किस में देखने को मिलती है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1097, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र। ध्यान रख लेना, मुर्गियों में जब रानीखेत बीमारी हो जाती है तो सबसे ज्यादा उनका श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 1098, रानीखेत बीमारी का नया नाम क्या होता है? न्यूकस। क्या होता है? न्यूकैसल रोग। ठीक है, आपने पता होगा कि रानी क्या लेकर के आई थी? न्यूकैसल लेकर के आई थी, जिसके कारण से मनमोहन और मोदी दोनों नाराज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1099, पशुओं का प्रबंधन एवं पालन पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री, जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1100 देखो भाई, वर्तमान में NBAGER के अनुसार भारत में पशुओं की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? 220। वर्तमान में ध्यान रख लेना 920 नस्लें पंजीकृत हो चुकी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1101, भारतीय नस्लों में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी होती है? कांकरेज पार्टी सबसे भारी है। कांग्रेस पार्टी सबसे भारी है। 1102, भैंसों में सर्वाधिक दूध में वसा की मात्रा? भदौरी जो भैंस होती है उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है? चोकला भेड़ को। चोकला भेड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1104, शहरी बकरी किसे कहा जाता है? तो बारबरी को शहरी बकरी कहा जाता है। कौन सी बकरी? शहरी बकरी बारबरी। क्वेश्चन नंबर 1105, बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रामसर अजमेर में। बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र यानी बकरी का चारा कहाँ पर मिलता है? रामसर अजमेर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1106 देखो भाई, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। आपको पता है कि ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में बढ़ता है, तो ऊंट का जो रिसर्च सेंटर भी होगा वो भी ऊंट में होगा, वहाँ पे होगा, बीकानेर में होगा। क्वेश्चन नंबर 1107, चाल की किस प्रसिद्ध तथा लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है? असील नस्ल। ध्यान रख लेना, असील नस्ल क्या होती है? लड़ाकू मुर्गी होती है, अपनी इंडियन नस्ल है, ये देसी नस्ल है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1108, पशुओं में दूध निकालने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? पूर्ण हस्त दोहन विधि, यानी पूरे हाथ के माध्यम से जो दूध निकाला जाता है वो सबसे बेस्ट विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 1109 देखो भाई, अरंडी का तेल क्या होता है? अरंडी का तेल पशुओं में विरेचक के रूप में उपयोगी होता है। अरंडी का तेल पशुओं में विरेचक के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1110, प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं लेकिन नष्ट भी करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक देखो दो होते हैं, एक तो एंटीसेप्टिक होते हैं, वो तो केवल स्टॉप करते हैं, मारते नहीं है, और एंटीबायोटिक ये स्टॉप भी करते हैं और मार भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1111, पशुओं में उम्र ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? दंत सूत्र। पशुओं में दांतों की उम्र के आधार पर या दंत सूत्र के माध्यम से पशुओं की उम्र सबसे बढ़िया ज्ञात की जा सकती है। तो देखो भाई, ये हुए अपने क्वेश्चन
टोटल 1111 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 831 से स्टार्ट किया था 1111 तक, ठीक है। पूरा का पूरा पशुपालन भाग जो आपका पाठ विभाग है उसके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, इसमें 25 भी नहीं तो आप ये मान लो कि 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप 100% करके आ जाओगे सही सही कहाँ पर, एग्जाम में। अब आपको क्या करना है कि इसी बुक का जो 1111 वाली बुक है लक्ष्मण सर की, इसी बुक का में साइंस का जो पार्ट है पूरा का पूरा, जितने भी इसके वन लाइनर क्वेश्चन है, जिससे आपका पूरा का पूरा साइंस का रिवीजन हो जाएगा, जस्ट इसी वीडियो के बाद में अपने चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। पूरे के पूरे पार्ट, जितने भी 6 पार्ट है ना पशु परिचर के सिलेबस के, उन पूरे के पूरे 6 पार्ट का मैं सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन अपने इसी चैनल पर कराऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियो के माध्यम से कराऊंगा, ताकि जिसको भी जैसी जरूरत होगी वैसा पढ़ लेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगले पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि जैसे वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बाकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बाकी मिलते हैं फिर आंसर की के साथ में, ठीक है। जिसका भी एग्जाम 1 2 3 जब भी हो, आप अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इसमें इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।